इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इस वीडियो में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को अच्छे से समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप लोग देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज पर। फिजिकल चेंज क्या है? वैसा चेंज है जिसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से चेंजिंग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे स्टेट का हुआ, साइज है, शेप है, कलर है, ये सब जो है क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से चेंजिंग होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब किसी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर, स्टेट हुआ ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट होता है अवस्था। शेप, साइज, कलर, इस तरह से जो चेंजिंग होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण, वो फिजिकल चेंज में आते हैं। मेनली देखें फिजिकल चेंज क्या है? वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। इसमें किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो पुराना सब्सटेंस है वो चेंज तो हो जाता है, चेंज के अंडरगोस चेंजेस, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। चेंज के अंतर्गत तो जाता है, वो चेंज में भाग लेता है, लेकिन किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये एग्जांपल देके बताओ। तो हम एग्जांपल अभी थोड़ा देर में देने वाले हैं, कुछ समय में। पहले यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो फिजिकल चेंज से रिलेटेड है आपको जानना पड़ेगा समझने के लिए, तब फिर हम एग्जांपल देंगे। फिर भी एक एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाइए। जैसे कि एग्जांपल है कटिंग ऑफ पेपर। आप लोग पेपर को कट करते हैं, मतलब उसको टीयर करते हैं। कटिंग के जगह टीयरिंग भी लिख सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर भी कह सकते हैं। एक वर्ड है टीयरिंग, मीन्स पेपर को फाड़ना। कोई ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर है, कोई पेपर है, उसको हम क्या करते हैं? फाड़ते हैं। जैसे कोई एक पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई एक पेपर है, इसको मैं फाड़ रहा हूँ इस तरह से। तो इस शीट ऑफ पेपर को कट किया गया, टीयर किया गया, इसमें चेंज हुआ। पहले ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर था, अब ये छोटे छोटे भागों में बट गया, तो क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। इसी को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये देखिए, बड़े पेपर थे, बड़े ओरिजिनल पेपर था, वो भी एक पेपर था, लेकिन जो छोटे में ये जो छोटा पेपर बना है, ये भी तो एक पेपर ही ना है। पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है, तो कोई नया चीज नहीं है बना। हाँ, चेंज हुआ ना। बड़ा पेपर था, छोटे छोटे भागों में बट गया। देखो इस तरह से अगर बट जाएगा तो उसको चेंज नहीं कहोगे। रूम में हम रखे हैं पेपर का बंडल, और अगर उसको फाड़ फाड़ के चिथरा कर दें, उसको मैं छोटे छोटे पीसों में ऐसे करके फाड़ दिया जाए, तो चेंजिंग अवश्य होगा। इस तरह के चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और भी एग्जांपल्स देंगे। अब हम पहले 3 पॉइंट लिख देते हैं, तब हम सभी को क्लियर करेंगे, सभी एग्जांपल्स को। इसमें फिजिकल चेंज में और भी बातें हैं। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल मीन्स विच इज एबल टू रिवर्स। रिवर्सिबल, एबल टू रिवर्स। A physical change is a reversible change. That means a physical change can be reversed. Can be reversed. उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इजिली रिवर्स करते हैं, आसानी से भी रिवर्स कर सकते हैं। कैन इजिली भी रिवर्स, उसको वापस उसी में ला सकते हैं। कहने का मीन्स कोई चेंज हुआ, चेंज होके जो भी बना, नया सब्सटेंस तो नहीं बना, लेकिन जो भी बना उसको हम वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं रिवर्स करके। मैंने कह दिया, एग्जांपल देंगे। पहले और भी पॉइंट देखिए। फिजिकल चेंज का एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन था, रिवर्सिबल चेंज है वो। और अगर ये रिवर्सिबल है, डेट मीन्स उसको हम वापस ला सकते हैं उसके ओरिजिनल पोजीशन में। यानी कि जो चेंज हुआ है वो परमानेंट नहीं है, उसको वापस उस ओरिजिनल ला सकते हैं। यानी कि वो परमानेंट नहीं है, यानी कि वो टेम्पोररी चेंज है। टेम्पोररी चेंज है यह, उसको वापस हम ला सकते हैं। और इसमें देखते हैं फिजिकल चेंज में जो एनर्जी जो बनता है या फिर लगता है, किसी भी चेंज होने में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या तो एनर्जी रिलीज होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या तो एनर्जी रिलीज होता है, या फिर इवॉल्व भी कर सकते हैं।
तो जो एनर्जी रिलीज होता है या इवॉल्व होता है फिजिकल चेंज में वो बहुत कम होता है, वेरी लिटिल एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब। फिजिकल चेंज में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, वेरी लिटिल एनर्जी। अब मैंने कहा था एग्जांपल देंगे, अब हम रिवर्सिबल चेंज को बता के एग्जांपल देने वाला हूँ। रिवर्सिबल चेंज हम कैसे कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज एक फिजिकल चेंज है, कैसे पता लगा सकते हैं, देखते हैं एग्जांपल। इसको पॉज करके नोट डाउन। एक एग्जांपल लिया गया है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉलिड हीट करने पे लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड को हीट करने पे वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये हीट का सिंबल है, ध्यान रखना है। इसको मैंने हीट किया, यहाँ हीट लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ऊपर में जो मैंने सिंबल दिया वो हीट का सिंबल है। मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हम हीट करने पे वह लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी कि द प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज मेल्टिंग। यहाँ पर हमने जो लिया है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस का मेल्टिंग। आइस को मेल्ट कराना है, यानी कि आइस को हीट करके हमको उसके लिक्विड फॉर्म में, आइस के लिक्विड फॉर्म में, आइस सॉलिड है जानते हैं हम लोग, आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है? आइस बर्फ, आइस को हीट करते हैं तो वह वाटर बन जाता है, बर्फ को हम लोग हीट करते हैं तो वह पानी बन जाता है। दैट मीन्स वाटर, व्हाट इज वाटर? वाटर किसमें है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर? दैट्स इट लिक्विड। वाटर लिक्विड स्टेट में है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। ये क्या है? मेल्टिंग है। आइस को मैंने बनाया आइस से वाटर, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आइस का मेल्टिंग है। आप लोग देखे होंगे रेफ्रिजरेटर में जो आइस रहता है, फ्रिज में जो आइस रहता है, बर्फ रहता है, उसको हम बर्फ को बाहर निकाल के रख देते हैं, कुछ देर में धीरे धीरे वो पानी बन जाता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में आपका हीट प्रेजेंट है, वह आइस जो है सॉलिड स्टेट में एटमॉस्फेयर के हीट को लेता है, एटमॉस्फेयर को हीट के लेने से वह धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट नहीं है तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में होता है। और अगर बहुत गर्मी का मौसम रहे तो एटमॉस्फेयर पूरा वार्म रहता है, आसानी से वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। या फिर उसको अगर हम हीट कर दें तो तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं हाथ में रखने पे, पाल्म में आइस को रखने पे वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। हमारे पाल्म में जो हीट प्रेजेंट है उन्हीं के कारण ऐसा होता है। पाल्म से वो हीट लेता है, एटमॉस्फेयर में भी हीट प्रेजेंट है, वहां से भी वो हीट लेता है और धीरे धीरे वाटर बनने लगता है। तो इस प्रकार से आइस वाटर बन जाता है ऑन हीटिंग। यही हो गया आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। ये चेंजिंग तो हो गया, आइस से वाटर बना तो चेंज हुआ, लेकिन क्या हम इस चेंज को वापस रिवर्स कर सकते हैं? कहने का मीन्स वाटर से क्या फिर आइस बना सकते हैं? तो आंसर है यस, वाटर से भी हम आइस बना सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं चेंज को, डेट इज रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज ही हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। कैसे करेंगे? देखिए, वाटर है लिक्विड स्टेट में, हमको बनाना है इससे क्या? आइस। वाटर को क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, जो काम रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में पानी रख देते हैं, वो बर्फ बन जाता है फ्रीजर में। तो क्या होता है वहां पे? कूलिंग प्रोसेस होता है। वाटर को हम लोग कूल करते हैं, यहाँ पे हीट नहीं करते हैं, कूल करते हैं, तो वो आइस बन जाता है, दैट इज सॉलिड। या इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में हो रहा है कि लिक्विड जो है ऑन कूलिंग कन्वर्ट इनटू सॉलिड। That means this process is the process by which liquid converts into solid on cooling is called freezing, यानी कि वो फ्रीज हो रहा है, इसलिए नाम इसी के नाम पे फ्रीज पड़ा है। फ्रीज, रेफ्रिजरेटर इसको फ्रीज भी कहते हैं, फ्रीजर। फ्रीजिंग, लिक्विड क्या हो गया? सॉलिड बन गया, यानी कि फ्रीज्ड हो गया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें वाटर आइस में बन जाता है, यानी कि वो वाटर का फ्रीजिंग हुआ, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि आइस से वाटर बना, और वाटर से भी मैंने आइस बना दिया, वाटर से भी आइस बना दिया, या वाटर से आइस बना, या आइस से वाटर बना दिया, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग, सबसे पहले बॉइलिंग को जानते हैं। बॉइलिंग आखिर है क्या? बॉइलिंग
क्या है? बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड बॉइलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हीट करने पे, हीट का सिंबल है बता दिया है, हीट करने पे वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब लिक्विड को हीट करते हैं वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज गैस। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि वाटर का बॉइलिंग करना है। हम लोग वाटर को बॉइल करते हैं ना, वाटर को बॉइल करते हैं तो वाटर बॉइल हो जाता है, लेकिन अगर उसको बहुत देर तक, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हम बॉइल करें, धीरे धीरे देखेंगे कि वेपर बन के वह वाटर उड़ने लगेगा। अगर कुछ देर तक और गर्म करते हैं वाटर को तो वह वाटर का वेपर बन के उड़ने लगता है, वो एटमॉस्फेयर में वेपर बन के उड़ने लगता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हम हीट करेंगे तो। यहाँ पे हमको वाटर का बॉइलिंग करना है, यानी कि वाटर को जब हीट करेंगे हम लोग, वाटर को क्या करेंगे, ये लिक्विड है, अब मैं एल लिख दे रहा हूं, वाटर को हीट करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? वाटर का वेपर बन जाएगा। और जब इस प्रोसेस में जो बनता है उसको नाम दिया है तो स्टीम बन जाता है, वह स्टीम कहलाता है। स्टीम एक तरह का गैस है, दैट मीन्स वाटर वेपर है। वाटर वेपर जो बन के उड़ता है, हम लोग अभी यहाँ पे फिगर बना के भी दिखाते हैं, चलिए बना ही देते हैं। एक कंटेनर मैंने लिया, इसमें हमने वाटर लिया है, इस कंटेनर में क्या है? वाटर। किस स्टेट में? लिक्विड में। इस वाटर को हम हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं यहां से सिलेंडर लगा के। हीट करने पे जब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक कुछ देरों तक हीट करेंगे, वाटर को बॉयल करते रहेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहां से जो है वेपर बनके वाटर वेपर बनके वह उड़ने लगेगा, जिसको स्टीम कहते हैं। वही स्टीम यहां बन के उड़ रहा है। अब प्रश्न है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर तो हो गया, वाटर से वह स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हम इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है कर सकते हैं, यानी कि वो रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। वास्तव में स्टीम क्या है? स्टीम एक वाटर वेपर है। वाटर वेपर तो स्टीम है, लेकिन वेरी हॉट वाटर वेपर है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टीम, क्योंकि आपके लिए न्यू वर्ड है। वेरी हॉट वाटर वेपर, वाटर वेपर तो है ही, VAPOE, वेरी हॉट वाटर वेपर स्टीम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बॉइलिंग ऑफ वाटर तो हो गया, उसको हमको रिवर्स करना है। इसके लिए प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ यहाँ पे मैंने किसका बॉइलिंग किया है? वाटर का। तो यहाँ पे कंडेंसेशन किसका होगा? वाटर से किसमें बना है? वाटर से स्टीम में बना है, यानी कि वाटर वेपर में बना। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें गैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। कंडेंसेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंडेंसेशन वाटर वेपर को भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ स्टीम भी लिख देता हूँ, स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक दूसरे का वो रिवर्सिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर को मैंने रिवर्स कर दिया इसमें, इसको मैं रिवर्स कर दिया इसमें, और स्टीम को ये रिवर्स नहीं हुआ, स्टीम को मैंने वाटर में रिवर्स कर दिया कूल करने पे। किस प्रोसेस के द्वारा? कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। यानी कि वाटर बना था स्टीम में और स्टीम से वाटर बना दिया। यहाँ देखो, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए फिजिकल चेंज के, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। अब मैं देखिए बता रहा हूँ फिजिकल चेंज के ये सभी एग्जांपल्स हैं। इसमें शुरू के जो 4 एग्जांपल है अभी मैंने तुरंत डिस्कस किए, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अब यहाँ पे मैंने कटिंग ऑफ पेपर भी पहले डिस्कस कर दिया वीडियो के शुरू में ही, कटिंग ऑफ पेपर। तो इन सबको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। ब्रेकिंग ऑफ चॉक स्टिक। चॉक स्टिक मतलब जो चॉक लिखते हैं,
ब्लैक बोर्ड पे या फिर ग्रीन बोर्ड पे जो चौक का यूज करते हैं, ये तो व्हाइट बोर्ड है, मार्कर का यूज किया जाता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे चौक का यूज किया जाता है। वो चौक का टूट जाना, ब्रेकिंग ऑफ चौक स्टिक, और उसको चूर देना, चौक का टूट जाएगा, चौक चूर जैसे टूटिएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, पाउडरी बन जाएगा, यानी कि कन्वर्सन ऑफ चौक स्टिक इनटू चौक डस्ट, चौक डस्ट कहिए, दैट मींस उसका पाउडर बन जाना। वो क्या है? फिजिकल चेंज है। कैसे है? जैसे एक हम चौक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो जैसे होल चौक स्टिक जो है क्या हो जाएगा, स्मॉल चौक पार्टिकल्स में धीरे धीरे लिखते 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 क्या होगा, सब चौक का पार्टिकल्स चूर चूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो चौक स्टिक है और चौक डस्ट है, उसमें वो दोनों जो है, दोनों एक ही सबस्टांस, बोथ आर द सेम सबस्टांस। और मैंने कहा है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे भी ब्रेकिंग ऑफ चौक स्टिक में भी कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। चूर कर दिए, वो भी चौक था, पूरा फुल साइज में था, वो भी चौक था, सबस्टांस सेम ही है, बस उस चूर चूर को मिला के बड़ा बना दिया गया था, उसको मैंने चूर चूर करके डस्ट बना दिया। सबस्टांस सेम ही है, नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए क्या है? ब्रेकिंग ऑफ चौक स्टिक क्या है? फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ क्लॉथ, जैसे कटिंग ऑफ पेपर था, उसी तरह कटिंग ऑफ क्लॉथ, पेपर को क्लॉथ को, कपड़े को काट देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में बन जाएगा, चेंज तो हो गया, लेकिन कोई नया सबस्टांस तो नहीं बना। क्लॉथ था, छोटा क्लॉथ है, ये बड़ा क्लॉथ है, क्लॉथ ही ना है, इसलिए कटिंग ऑफ क्लॉथ क्या है? फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर से क्या होता है कि ग्लास का कोई सबस्टांस है, ग्लास का टम्बलर है, वो टूट जाता है, बहुत सारे कांच के बर्तन टूट जाते हैं, बहुत सारे पीसेस में बढ़ जाते हैं, तो सारे पीसेस जो भी हैं, जितने भी ब्रोकन पीसेस हैं, वो भी तो ग्लास ही है, टूटने के बावजूद भी वह ग्लास ही है। इसलिए ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर ओनली साइज एंड शेप ऑफ ग्लास हैज चेंज्ड, केवल उसका साइज और शेप ही चेंज होता है, उसका साइज बदल जाता है, उसका शेप बदल जाता है, लेकिन कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैंने शुरू में बताया शेप साइज के बारे में। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर क्या है? एक फिजिकल चेंज है। तो इस प्रकार से हमने फिजिकल चेंज को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं केमिकल चेंज की तरफ। अब देखिए यहाँ ब्रेकिंग ऑफ चौक स्टिक को, इसमें तो मैंने बता दिया है कि चौक स्टिक टूट जाता है, लेकिन कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें और भी एक बात है, वो रिवर्सिबल भी है। ब्रेकिंग ऑफ चौक स्टिक क्या है? रिवर्सिबल भी है, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। चौक पाउडर जो बना है, उसमें अगर हम थोड़ा सा वाटर डाल दें और उसका एक थिक पेस्ट, गहरा पेस्ट बना लें चौक के पाउडर का, तो वो थिक पेस्ट जो है चौक के पाउडर का, वो चौक स्टिक में बन जाएगा, उसको सुखाने पे, ड्राई करने पे, और मोल्डेड इनटू चौक स्टिक एंड देन ड्राइड, उसको सुखा देंगे तो वो बन जाएगा। इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि हम वापस ओरिजिनल चौक स्टिक प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इस आधार पे भी कहा जा सकता है कि ब्रेकिंग ऑफ चौक स्टिक फिजिकल चेंज है। हालांकि कटिंग ऑफ पेपर और कटिंग ऑफ क्लॉथ को हम उसके एग्जैक्ट ओरिजिनल में नहीं ला सकते, एकदम पेपर को हम चिपका के ओरिजिनल बना सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट ओरिजिनल नहीं बनेगा। लेकिन नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन नया सबस्टांस का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ ये दोनों में, फिर भी ये क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल चेंज को समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, मैंने पॉइंट पहले लिख दिया है क्योंकि वीडियो में थोड़ा लेट लग जाता है लिखने में। वन और मोर न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड, इसमें एक या एक से अधिक, वन और मोर, कम से कम तो एक या एक से अधिक भी हो सकता है, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज में क्या था? कोई न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता था, इसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा ही होगा। कम से कम एक होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, नया सबस्टांस बनेगा। एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, पहले और देखिए, समझिए पहले। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो क्या था? रिवर्सिबल चेंज था। वो क्या था? रिवर्सिबल चेंज था, उसको हम क्या कर सकते थे? रिवर्स कर सकते थे, लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है। दैट्स इट, इरिवर्सिबल। चलिए परमानेंट को मैं बाद में लिखूंगा, परमानेंट यहाँ पे पहले इरिवर्सिबल कर सकता हूँ, इरिवर्सिबल चेंज। अब लिख देता हूँ मैं परमानेंट इसके जगह पे। चलिए अब समझिए, अब ज्यादा समझ में आएगा। इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि ये इरिवर्सिबल चेंज है। अब परमानेंट चेंज कैसे है? इसको मैंने एरो देके यहीं लिखा है 2 नंबर में ही। परमानेंट चेंज कैसे है? इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या था? उसको रिवर्स कर सकते थे, परमानेंट नहीं है ना, लेकिन इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो चेंज हो गया तो हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते, यानी कि वो परमानेंटली हो गया,
चेंज वापस नहीं हो सकता है, परमानेंटली हो गया, इसलिए कहते हैं उसको परमानेंट चेंज। हम लोग देखते हैं कुकिंग ऑफ फूड का एक एग्जांपल देखते हैं, कुकिंग ऑफ फूड का। खाना पकाते हैं, खाना पका दिए, खाना बन गया, कच्चे से खाना बन गया, तो क्या हम उसको खाना बनाए हुए पके हुए खाना को वापस कच्चा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। खाना बन गया, फूड कुक हो गया, तो वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। रोटी बन गई तो उसको वापस आटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये है इरिवर्सिबल चेंज, इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। और इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ना, आटा से रोटी बन गया, आटा था रोटी बन गया, दैट मीन्स रिवर्स, यानी दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और इसको हम वापस रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुकिंग ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने कहा एग्जांपल्स देखेंगे, पहले पॉइंट समझिए। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन अ केमिकल चेंज। उसमें क्या था, उसमें समझिए क्या था, उसमें क्या था, वेरी लिटिल एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। यहाँ बहुत कम वहां होता था, यहाँ क्या, अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, या तो एब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी। इस प्रकार आप जो मैंने तीन तीन पॉइंट दोनों में लिखे हैं, उस हिसाब से आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछता ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो ये तीनों पॉइंट को लिखना है लाइन खींच के बीच में, एक तरफ फिजिकल चेंज, एक तरफ केमिकल चेंज, एक एक पॉइंट को लिखते जाना है। जैसे मैंने लिखा ना, उसमें क्या था कि नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड, इधर लिखेंगे नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड, इधर लिखेंगे वन और मोर सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। इसको लिखेंगे कि रिवर्सिबल है, इसको लिखेंगे इरिवर्सिबल है। इसमें बहुत कम एनर्जी निकलता है, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। तो इसमें मैंने लिख दिया, उधर का भी तीनों पॉइंट लिख दिया था, यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट लिख दिया है। अब एग्जांपल के थ्रू बढ़िया से समझते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ पेपर का, ठीक है ना। अगर हम किसी पेपर के टुकड़े को, पीस ऑफ पेपर को बर्न कर देते हैं, इसको मैं बर्न कर दिया, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कैसे बर्न करेंगे, तो लाइटेड मैच स्टिक से बर्न कर देते हैं, तो क्या होता है कि एकदम इंटायरली नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है, पेपर को बर्न करते हैं, पूरी तरह बर्न हो जाता है, उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके साथ वाटर वेपर भी ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में वाटर का वेपर निकलता है, वाटर का वेपर, ध्यान देना है, वाटर नहीं निकलता, वाटर का वेपर बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकलता है, वाटर वेपर भी निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो निकलता है वो स्मोक निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है ना, धुआं। और हमको राख भी प्राप्त होता है, एस राख। पेपर जल जाने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, एस को रेसिड्यू भी कहा सकते हैं। पेपर जल जाने के बाद जो हमको अवशेष बच जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं। जो लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द बर्निंग ऑफ पेपर, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू। तो इन ये सभी सब्सटेंस क्या हुआ, पेपर था, ये नया नया चीज बन गया। पेपर दूसरा चीज था, लेकिन ये सब नया नया चीज बना ना, तो क्या कहेंगे, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी कि बर्निंग ऑफ पेपर लिखेंगे हम लोग, बर्निंग ऑफ पेपर। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बर्निंग ऑफ पेपर। ये क्या है, केमिकल चेंज है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इस समझ में आया कि नहीं आया, कैसे केमिकल चेंज है। समझ में आया तो जल्दी से लाइक करो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बर्निंग ऑफ पेपर में हीट और लाइट भी निकलता है। मैंने कहा था या तो एब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट और लाइट रिलीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस में लिख रहा हूं यहाँ, हीट प्लस लाइट, हीट प्लस लाइट, लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलेगा। एनर्जी किसके रूप में निकलेगा, किसके रूप में, हीट के रूप में निकलेगा एनर्जी, लाइट के रूप में निकलेगा एनर्जी, इसी सब रूप के में नहीं एनर्जी निकलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में निकलेगा एनर्जी, स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में एनर्जी निकल सकता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में एनर्जी निकल सकता है, इसी सब रूप में एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ किस रूप में एनर्जी निकला, हीट और लाइट के रूप में। हम बर्न करते हैं पेपर को, तो क्या हमको हीट नहीं प्रदान होता है, तो क्या हमको लाइट नहीं प्रदान होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बर्निंग ऑफ पेपर में लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। किसी में या आइदर मींस या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा। एब्जॉर्ब मींस या तो एनर्जी लगेगा या तो एनर्जी निकलेगा। यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए।
अब और भी कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं, पॉज करके जल्दी से इसको लिखिए। ये सभी एग्जांपल्स है फिजिकल चेंज के, सॉरी केमिकल चेंज के सभी एग्जांपल्स है। पहला है बर्निंग ऑफ पेपर, इसको मैंने अभी तुरंत बताया। अब देखिए स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि फूड का स्पॉइल हो जाना। जब फूड स्पॉइल हो जाता है तो एक हमको एक फॉल स्मेल देता है। स्मेल FOUL कहते हैं इसको, फॉल स्मेल मीन्स खराब स्मेल कह सकते हैं, एकदम खराब स्मेल देता है। जब फूड को आप 2-3 दिनों तक 3-4 दिनों तक छोड़ देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, एकदम स्पॉइल हो जाता है कि आप उसमें बैक्टीरिया लग जाता है तो फूड गेट्स स्पॉइल, तो वहाँ पे खराब सा स्मेल भी देता है जिसको फॉल स्मेल कहते हैं, FOUL। तो एक स्मेल देता है हमको, लेकिन जो स्मेल दे रहा है, जो स्मेल दे रहा है, ये स्मेल जो हमको प्रदान कर रहा है, यही स्मेल शो करता है कि न्यू सबस्टांस वहाँ बन चुका है। स्पॉइल्ड फूड में एक बढ़िया सा खाना हमने रखा कि 4 दिन बाद खाएंगे, एकदम बढ़िया सा खाना था, उसको 4 दिन 5 दिन छोड़ दिए, वो फूड क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, खट्टा हो गया, बैक्टीरिया लग गया 4 दिन रखे तो फूड गेट्स स्पॉइल्ड, और स्पॉइलेज फूड हो गया, यानी कि फूड कैसा हो गया, स्पॉइल हो गया। तो उसमें क्या होता है, स्पॉइल फूड में हमको स्मेल मिलता है, एकदम फॉल स्मेल मिलता है, खराब स्मेल देता है। वो स्मेल कहाँ से आया, उसमें बैक्टीरिया लगा, इन भाई मैंने ऑक्सीजन एयर में था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो वो जो फॉल स्मेल दे रहा है, यही फॉल स्मेल शो करता है कि उसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो गया है, नया सबस्टांस हैव बीन फॉर्म्ड, नया सबस्टांस बन चुका है, तब ना हमको स्मेल मिल रहा है। पहले स्मेल नहीं था, स्मेल आने लगा, कहाँ से, यानी कि नया सबस्टांस वहाँ बना तभी स्मेल आने लगा। इसलिए नया सबस्टांस किसमें बनता है, फिजिकल चेंज में। इसलिए स्पॉइलेज ऑफ फूड क्या हो गया, सॉरी नया सबस्टांस किसमें बनता है, केमिकल चेन में। नया सबस्टांस किसमें बनता है, केमिकल चेन में। इसलिए क्या हो गया, स्पॉइलेज ऑफ फूड, केमिकल चेन। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये तीनों टर्म जो है आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले के चैप्टर में, फिर भी इसको यहाँ पे हम फिजिकल चेन से जोड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल में, कि फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, बोलो, फोटोसिंथेसिस में होता था कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता था। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता था, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में भी था। ठीक है ना, अभी क्लोरोफिल को मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ सनलाइट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो CO2 और H2O लेता था, ग्लूकोज बनता था। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस बनता था, ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बना। यहाँ पे ये केमिकल चेंज कैसे है, यहाँ पे देख रहे हैं कि नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड कोई दूसरा सबस्टांस है, H2O कोई दूसरा सबस्टांस, लेकिन ये जो ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया, एकदम न्यू है, न्यू सबस्टांस है। ग्लूकोज तो बहुत अंतर है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वाटर का और ग्लूकोज का, एकदम नया सबस्टांस है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज में नया सबस्टांस का फॉर्मेशन। इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था कि अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, या तो एनर्जी लगता है या तो निकलता है एनर्जी। एनर्जी किस रूप में, लाइट के एनर्जी में, लाइट के रूप में, हीट के रूप में। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, लग रहा है, देखो एरो के ऊपर लिखा हूं मैं, यानी कि इस दोनों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी लग रहा है, सन का एनर्जी लग रहा है। तो ये क्या है, इस पे भी कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारा फूड का मटेरियल ब्रेक डाउन करता है और एक नया सबस्टांस बनाता है। फूड के डाइजेशन में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट करता है, बहुत सारे फूड का मॉलिक्यूल डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट करके नया नया सबस्टांस बनता है। उसमें क्या होता है, नया सबस्टांस बनने से वो केमिकल चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक आपका केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, इसको समझना बहुत बेहद जरूरी है आपके लिए। इसके लिए मेरा वीडियो भी बना हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट के फर्स्ट में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट का है, उसको देखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम।
फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता था। एसिड बेस आपको जानना है तो हमारा फुल प्लेलिस्ट देख लीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट का प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा सभी जगहों पर। आप पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर समझ जाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता था सॉल्ट, सॉल्ट भी मैंने बताया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले वीडियो में ही, सॉल्ट प्लस वाटर, यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फुल एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो नया चीज बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, नया चीज बन जाता है। एसिड अलग चीज है, बेस अलग चीज है, लेकिन सॉल्ट और वाटर अलग बन गया, इसलिए नया सब्सटेंस बना, ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब हमको कुछ मेन केमिकल चेंज, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज को बढ़िया से एक्टिविटी के द्वारा बढ़िया से समझना है। पहले आप इसको पॉज करके लिखिए जल्दी से। एक रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसको अच्छे से समझना है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, सबसे पहले समझिए मैग्नीशियम को, एक एक वर्ड को समझना है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल को आप 8th क्लास में बढ़िया से समझिएगा। अभी इतना टा जानिए कि मैग्नीशियम एक मेटल है, जैसे आयरन सुने होंगे नाम, आयरन एक मेटल है, उसी तरह से मैग्नीशियम भी एक मेटल है। तो मेटल जो है आसानी से बर्न हो जाता है हीट होने से। चलिए उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना समझिए कि मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं या फिर बर्न करते हैं तो आसानी से वो बर्न होने लगता है। तो एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, एक तरह का स्ट्रिप्स लिया गया है, रिबन मीन्स उसका स्ट्रिप्स लिया, स्ट्रिप्स हमने मिलता है। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को हम हीटेड मैग्नीशियम के रिबन को हीट करते हैं, जब मैग्नीशियम के रिबन को हीट किया जाता है, इट बर्न्स इन एयर, वह एयर में बर्न कर होता है। एयर में बर्न होता है मीन्स एयर में मेनली कौन प्रेजेंट है बर्न करने के लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ना बर्न कराता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ना बर्निंग होती है। तो एयर में बर्न होता है, डेट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। एयर में बर्न होता है, डेट मीन्स, ध्यान से सुनिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर में बर्न होता है डेट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, अब देखिए होता क्या है वो देखिए। गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन गया, व्हाइट पाउडर बन गया। उस व्हाइट पाउडर क्या है, रेसिड्यू है, रेसिड्यू और एस मैंने अभी वर्ड समझाया कुछ देर पहले, वो एक रेसिड्यू के रूप में बन गया व्हाइट पाउडर। और उस व्हाइट पाउडर को कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन शब्द से आया है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और साथ ही साथ विथ डेजलिंग लाइट, दैट मीन्स एक लाइट देता है। डेजलिंग लाइट मीन्स एक तरह का लाइट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट। डेजलिंग लाइट क्या है, ब्रैकेट में लिखा है डेजलिंग लाइट के बारे में, स्पेशल टाइप ऑफ लाइट है। तो इसमें देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन था, उसको हम जैसे ही हीट किए तो व्हाइट पाउडर बन गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और हमको लाइट भी मिलने लगा, यानी कि मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन केमिकल चेंज में होता है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है, केमिकल चेंज है। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम, मैंने कहा था ध्यान से सुनने के लिए, बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो चिन्ह देंगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर बनेगा, लेकिन उस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस डेजलिंग लाइट, प्लस इसमें देखिए मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ एक हमको लाइट भी मिला, यानी कि लाइट क्या है, एनर्जी का रूप है, एनर्जी मिला हमको, यानी कि ये केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला या सिंबल कहिए, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला HMgO होता है, डेजलिंग लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला बनाने सीखिएगा 9th क्लास में, कैसे बनता है फॉर्मूला, 8 में भी सीख सकते हैं। अभी इतना याद कर लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। ये समझ गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये केमिकल चेंज है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एक और देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनीगर। इसको आप अच्छे से जानना है आपको। इसमें क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा और विनीगर के बीच में आपको रिएक्शन देखना है।
जब बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बबल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और अब देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम अलग से कोई सबस्टांस बन गया, बेकिंग सोडा और विनेगर कहाँ था और कार्बन डाइऑक्साइड नया सबस्टांस बन गया, यानी कि नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए क्या है, केमिकल चेंज है। यानी कह सकते हैं रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर इज अ केमिकल चेंज। अब समझिए बेकिंग सोडा रिएक्शन को बढ़िया से। बेकिंग सोडा क्या है, एक कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक साथ नहीं है। आप या तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब देखिए विनेगर, विनेगर भी कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम है, ये विनेगर एक तो एसिड में प्रेजेंट होता है, इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में प्रेजेंट होता है विनेगर, एसिटिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, विनेगर, इसलिए विनेगर के लिए हम एसिटिक एसिड केमिकल लेंगे और बेकिंग सोडा के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच में, और सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। प्लस देंगे एसिटिक एसिड, तब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ उधर जगह बच नहीं पा रहा है, जगह तो बहुत है उधर, लेकिन आपका वीडियो में नहीं आ रहा है। रिएक्शन जो बनेगा तब बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 लिख देता हूँ, CO2, क्योंकि आप लोग जानते हैं CO2 का फॉर्मूला, ये सब का फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हैं, और वाटर, ठीक है। इस तरह से इनका फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन होगा। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबका। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 9th में आप सीखिएगा फॉर्मूला बनाने। सोडियम एसीटेट क्या, CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका फॉर्मूला NaCO3, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH और सोडियम एसिड का फॉर्मूला CH3CONA, ये दोनों का तब जानते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप 9th बनाने सीखिएगा। तो ये था बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, नया सब्सटेंस, ये सब नया सब्सटेंस बना, इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है। आगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन के बीच में रिएक्शन कराना है, या जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट को, आयरन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आयरन नेल है, आयरन के ऑब्जेक्ट को हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, कलर उसका ब्लू है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम डुबाते हैं आयरन नेल को या फिर आयरन के कोई ऑब्जेक्ट को, तब वहां पे केमिकल चेंज होता है, उसमें जो बनता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और कॉपर का ब्राउन कलर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार देख रहे हैं कि नया नया चीज बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल चेंज है। इसको मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, जल्दी से देख। आप लोग देख रहे हैं इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है, जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है जो ग्रे कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट से ये आयरन सल्फेट में बन जाता है, जो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और यहाँ से जो कॉपर था वो कॉपर निकल के बाहर आ जाता है रेडिश ब्राउन कलर में, यानी कि ये नया सब्सटेंस बना, यानी कि ये केमिकल चेंज है। इसको मैंने वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख दिया है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, आयरन का फॉर्मूला Fe, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 और कॉपर का फॉर्मूला Cu। इस प्रकार से ये वर्ड इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। रस्टिंग प्रोसेस क्या है, जब किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, मॉइस्ट एयर मतलब एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो वह आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, उसका कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस में, इस प्रोसेस का जो प्रक्रिया है उसी को रस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन में दिखा रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन है, आयरन का सिंबल Fe है, यहाँ आयरन लिख दिया, ये ग्रे कलर का होता है। जब ये एयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, एयर के मॉइस्चर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर का वेपर होता है, वाटर वेपर लिखा है। तब ये रिएक्शन होने के बाद वो क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है। कहते हैं ना आयरन में जंक लग जाता है, जंक लग जाता है,
वही इसी जंग को कहते हैं रस्ट, इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। ये रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, एक्स डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना है। H2O मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन बताएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। X मतलब कोई फिक्स नहीं है, 1 2 3 4 बहुतों में फिक्स रहता है। कॉपर सल्फेट मैंने सुना था CuSO4, उसमें 5 होता था, फिक्स था। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए X दे दिया गया है। इसी को कहते हैं रस्ट। इसका केमिकल नेम है, देखिए मैंने लिखा है केमिकल नेम, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये प्रोसेस में देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल चेंज है। आयरन में जंग लग जाना है, जंग को कहते हैं रस्ट। अब रस्टिंग हो गया आयरन का, उसको हम रस्टिंग होने से कैसे बता सकते हैं, कैसे बचाएंगे, देखते हैं उसको। तो ये सब तरीके हैं आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करने के। पेंट कर देंगे, उसमें ऑयल का अप्लाई कर देंगे, एलॉय बना देंगे, बहुत सारे मेटल को मिला देंगे तो एलॉय बन जाएगा, और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर देंगे तो रस्टिंग से बच जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम किसी प्योर सबस्टेंस का हम लार्ज क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन से जो है किसी प्योर सबस्टेंस के सॉल्यूशन से हम लार्ज क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। यह क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी सॉलिड पार्टिकल्स का जिसमें फ्लैट सरफेस होता है, स्टेट इज होता है और रेगुलर शेप होता है, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। बहुत सारे मेनी सबस्टेंस जो है क्रिस्टल बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी ऐसा प्रोसेस है जिसमें कूल करते हैं हम लोग हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसी सबस्टेंस को और किसी सबस्टेंस को ऑफ ए सबस्टेंस टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल, ऑफ ए सबस्टेंस 2 बार लिखा गया है। लार्ज क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कूलिंग अ हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन करते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है, एक बीकर लिया गया है, ये एक स्टैंड है, यहाँ से मैंने बर्नर से हीट दिया हॉट एंड कंसेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये हॉट एंड कंसेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसको जैसे ही हीट दिया, देखिए यहाँ क्या हो गया, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नीचे बैठ गया, नीचे जो दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को हम क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए। इसी को प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।